हेलो माय डियर फ्रेंड। आइए हम प्रारंभ करते हैं। आज का नया चैप्टर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव दरअसल एक ऐसा बल होता है या ऐसा कार्य होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। इसे हम गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण नहीं कह सकते हैं, परंतु ये पृष्ठ के तनाव या उनके एकांक क्षेत्रफल को क्या करता है, एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करता है, जिससे उसके तनाव में उभार आता है और कम स्थान को घेरता है। इसी कारण इसे हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। दरअसल ये दो प्रकार का बल होता है। कितने प्रकार का बल होता है? दो प्रकार के बल होते हैं। इन दो बलों को निम्न प्रकार बांटा जाता है। एक होता है ससंजक बल, एक होता है आसंजक बल। याद रहेगा। आइए देखते हैं ससंजक और आसंजक बल। देखो अब यहाँ पर है ससंजक और आसंजक बल। इनमें होता क्या है, इनमें सबसे पहला एक काम होता है कि जो ये पदार्थ हैं, ठीक, पदार्थ के अणुओं के मध्य बल लगाया जाता है। किसके मध्य लगाया जाता है? पदार्थ के अणुओं के मध्य बल लगाया जाता है। और इनमें ससंजक बल कहता है कि एक पदार्थ या एक ही वस्तु या एक ही द्रव, क्या है, एक ही द्रव्य या पदार्थ के अणुओं के मध्य, एक ही द्रव्य या पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ससंजक बल कहा जाता है। याद रहेगा। अब वहीं पर बात आती है आसंजक बल की। आसंजक बल होता है दो भिन्न प्रकार के वस्तु, मतलब पदार्थ या द्रव्य के मध्य लगाए जाने वाला या के मध्य अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल कहते हैं। याद रहेगा। ससंजक बल क्या होता है? एक ही द्रव्य या पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम ससंजक बल बोलते हैं। जबकि दो भिन्न प्रकार के पदार्थों या द्रव्यों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को या आकर्षण बल को असंजक बल बोला जाता है। दो प्रकार के ये बल पृष्ठ तनाव में होते हैं। अब बात करते हैं कि जब किसी भी प्रकार की गैस होती हैं, उनमें ससंजक बल जब लगाया जाता है तो उनका मान क्या होता है? नगण्य होता है। आइए देखते हैं, जब कोई वस्तु, पृष्ठ तनाव के बारे में, जब कोई वस्तु या द्रव्य कम से कम क्षेत्रफल पाने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। याद रहेगा। करने की कोशिश, उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। याद रहेगा कि कोई भी द्रव हो, मतलब स्वतंत्र रूप से कोई भी द्रव हो या वस्तु हो, जब कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव कहते हैं। ऐसी स्थिति पृष्ठ तनाव की ओर इंगित करती है। यहाँ पर पृष्ठ तनाव है तो जाहिर सी बात है इसका एसआई मात्रक भी होगा। क्या होगा? एसआई मात्रक होगा। तो दरअसल पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। याद रहेगा। एसआई मात्रक पृष्ठ तनाव का क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। अब बात करते हैं कि जैसे कोई भी वस्तु या कोई भी द्रव होता है, ठीक, अगर हम उसे गर्म करते हैं तो क्या स्थिति होती है? जब, आइए देखते हैं, जब किसी द्रव्य या द्रव का ताप बढ़ा दें, ताप क्या कर दें? बढ़ा दें, तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। याद रहेगा। जब किसी द्रव का हम ताप बढ़ा दें तो पृष्ठ तनाव अचानक कम हो जाता है, लेकिन जब हम उसका ताप घटा दें, ताप क्या कर दें? घटा दें, तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
याद रहेगा, किसी भी द्रव या द्रव्य का हम ताप बढ़ा दें या मतलब ताप बढ़ा दें तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन जब ताप हम घटा दें तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दोनों ही शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, इतना याद रखना। अब बात करते हैं जब कोई भी वस्तु, क्रांतिक ताप के बारे में बात करते हैं। दरअसल जब कोई भी वस्तु इस अवस्था तक पहुंच जाए कि उसे और अधिक द्रवित नहीं किया जा सकता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप में जो द्रव होता है और गैस, इन दोनों के मध्य अंतर नगण्य हो जाता है। क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है या इन्फिनाइट हो जाए, मतलब उसे और अधिक द्रवित नहीं किया जा सकता है। ऐसी अवस्था को हम क्रांतिक ताप कहते हैं, याद रहेगा। क्रांतिक ताप पर जो पृष्ठ तनाव होता है यह नगण्य हो जाता है। क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है, याद रहेगा। नगण्य या शून्य भी इसे बोल सकते हैं कि शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है, शून्य या नगण्य हो जाता है। बहुत मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बारिश की बूंदों की। किसकी, बारिश की बूंदें। दरअसल जो बारिश की बूंदें हैं ऊपर से नीचे गिरती हैं और गिरने पर उनका आकार कैसा हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। क्या कारण है इसका, बारिश की जो बूंदें होती हैं ये गोलाकार हो जाती हैं, इनका मुख्य कारण क्या है, पृष्ठ तनाव, याद रहेगा। पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि सुई जो होती है, हम लोगों ने घर पे सुई देखा है, इसे आहिस्ते से जल में डालो, देखो ये तैरती रहती है। क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण। क्या होता है, लोहे की सुई जल पर तैरती रहती है। क्या करती है, तैरती रहती है। कारण क्या है, सिर्फ एक पृष्ठ तनाव। याद रहेगा कि बारिश की जो बूंदें हैं ये गोलाकार क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें पृष्ठ तनाव होता है और पृष्ठ तनाव के कारण ये आकार गोल कर लेती हैं। दरअसल पृष्ठ तनाव मैंने अभी क्या बताया था, जब कोई भी द्रव या पदार्थ अपने स्थान या क्षेत्रफल को एकांक मतलब छोटा सा ग्रहण करे अपने अपेक्षा, वैसी स्थिति को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक, लोहे की सुई जो होती है, जल की, देखो बारिश की बूंदें यही कार्य कर रही हैं। अब लोहे की सुई, लोहे तो डूब जाना चाहिए, परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोहे की सुई जल में तैरने लगता है। एक जहाज देखो जल में तैरता है, कारण क्या है, सबका कारण है पृष्ठ तनाव। जहाज अपनी अपेक्षा कम जगह घेरता है, सबसे बड़ा कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। जल देखो एक तो होता है प्लवन बल होता है, दूसरा है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर एक कार्य के लिए। अब जैसे लोहे की सुई है, सबसे पहले क्या होता है, ये पृष्ठ तनाव है। दूसरा होता है जो लोहे की सुई होती है, जल की अपेक्षा इसका घनत्व भी कम होता है। अब बात करते हैं केशिकत्व की। किसकी, केशिकत्व की। आइए देखते हैं केशिकत्व क्या है। दरअसल एक छोटी सी नली लो, क्या करो, एक छोटी सी नली लो जिसका क्षेत्रफल समान हो और उसका जो त्रिज्या हो वो एक समान हो। ठीक है, एक समान क्षेत्रफल की एक कोई नली, छोटी सी नली लें, इसकी त्रिज्या बहुत छोटी हो। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे इसे हम किसी जल में डालते हैं तो जल हम देखते हैं कि जब छोटे थे तो कोई सिलाई वगैरह जिसमें छिद्र होता था दोनों तरफ, जल में डालते थे। जितना डालते थे जल मान लो यहाँ तक है तो वो जो भरती थी वो यहाँ तक आके भर जाती थी। कारण क्या था, इसका कारण था केशिकत्व। क्या था, अब बात करते हैं इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे केशिका नली। क्या बोलते हैं, केश नली, याद रहेगा। ये हो गई केश नली। लेकिन जब जल होता है ऊपर चढ़ता है, ठीक, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम, ऊपर चढ़ता है व नीचे उतरता है, इस क्रिया को हम केशिकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केशिकत्व बोलते हैं। जब किसी न्यूनतम त्रिज्या वाली समान क्षेत्रफल की या समान लंबाई की कोई भी नली जिसमें जल ऊपर या नीचे उतरता या चढ़ता है, ऐसी स्थिति को हम केशिकत्व कहते हैं तथा उस नली को केश नली कहते हैं। जैसे खेतों में होता है, सिंचाई के बाद किसान हल क्यों चलाता है, कारण है उसमें केश नलियाँ बन जाती हैं और हल चलाकर उन केश नलियों को तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो जल होता है वो खेत में नमी बनाए रखता है। लेकिन अगर वही तोड़े ना, वैसे रखें
तो बहुत ही जल्द वाष्पित होकर खेत क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो सिंचाई के बाद किसान हल चलाता है। कारण क्या है कि केश नलियों को तोड़ना होता है। क्या कारण है? केश नलियों को तोड़ना। याद रहेगा कि अब देखो हमने स्पष्ट समझा दिया है कि केश नली क्या होती है, केशिकत्व क्या होता है। अब एक चीज़ और भी है, देखो केशिकत्व में कोई भी तभी मान्य होता है जब तक वो भीगेगी नहीं। अगर कोई वस्तु मतलब कोई भी नली भीग नहीं रही है तो वहाँ पर केशिकत्व का प्रभाव नगण्य हो जाएगा। याद रहेगा, अगर कोई भी नली भीग नहीं रही है तो वहाँ पर केशिकत्व का प्रभाव नगण्य हो जाएगा। मान लो यहाँ पर कोई कांच की नली ले लो, ठीक है, कांच की नली ले लो। अब इस नली में यदि वो भीग रही है, जल में डुबोने पर भीग रही है तो केशिकत्व का प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, अगर वो जल या द्रव में भीगती है, दूसरी तरफ है नहीं भीगती है। क्या है? नहीं भीगती है। अब इन दोनों स्थितियों में बताओ केश नली मतलब केशिकत्व का प्रभाव किस पर लागू होगा? यहाँ पर केशिकत्व का प्रभाव लागू होगा। क्या होगा? केशिकत्व, यहाँ केशिकत्व प्रभाव लागू हो रहा है और यहाँ पर केशिकत्व का प्रभाव लागू नहीं हो रहा है। सपोज डैट, मान लो जो हम लैंप देखते हैं घरों में, लैंप होंगे फिलहाल, अब भी होंगे, कितना भी इलेक्ट्रिक ज़माना आ जाए थोड़ी बहुत ये निशानियाँ बनी रहती हैं। तो जो लैंप है, इनकी हम बत्ती देखते हैं या घर में दिया जलाया जाता है। दिया छोड़ दो, हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली में दीपक जलाते हैं। क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। तो उस दीपक में क्या होता है? सबसे पहले रुई क्या होती है? वो भीगती है। ठीक, कारण क्या है इसका? क्योंकि उसमें छोटी छोटी सी केश नलियाँ पाई जाती हैं और उन केश नलियों के द्वारा जो तेल होता है वो धीरे धीरे पूरे में आ जाता है, पूरे को क्या कर देता है? डुबो देता है या भिगा देता है, जिस बदौलत जब उसको जलाते हैं तो वो ज्वलित होने लगती है और प्रकाश फैलाती है। सबसे बड़ा कारण यही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे घर पे हम लैंप जलाते हैं, ठीक है, पहला कारण ये हो गया, पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा हो गया कि दीपक। तीसरा उदाहरण हो गया मोमबत्ती। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि कारण क्या है। मोमबत्ती में भी देखो एक धागा होता है मोम के मध्य। अब ये जलता क्यों है? कई बार देखते हैं कि मोम के ऊपर तक जो होती है मोम, जहाँ तक तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी धागा होता है ना। तो इसका कारण क्या होता है? केशिकत्व तो वहाँ पर उपस्थित होता है या केश नलियाँ उस धागे में होती हैं, जिस कारण जो मोम होता है उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और वो जलने लगता है। यहीं पर हम देखते हैं पेड़ पौधे। ठीक, अब पत्ती है, हम पानी कहाँ डालते हैं? मान लो कि ये एक वृक्ष है, ठीक है, ये क्या है? ये एक वृक्ष है और इस वृक्ष में ये शाखाएं गई हुई हैं। ठीक, ये शाखाएं हैं और इसमें ये पत्तियां लगी हुई हैं। ठीक, अब ये इन पत्तियों तक कैसे जल पहुंचाया जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण एक है केश नलियाँ। क्या है? केश नलियाँ। केश नलियों के कारण जो होता है यहाँ पर केशिकत्व का प्रभाव आता है। किसका प्रभाव आता है? केशिकत्व का प्रभाव, जिस बदौलत क्या होता है यहाँ पर जड़ में हम पानी कहाँ डाल रहे हैं? जल में डाल रहे हैं। ठीक, जल में जड़ में हम जल डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं और ये कहाँ तक पहुँचा रहा है? उसके हर एक भाग को पानी पहुँचा रहा है। कौन पहुँचा रहा है? केश नलियाँ। कारण का है क्या है? केशिकत्व। केशिकत्व वही चीज़ है, फिर कहूँगा कि केशिकत्व वो विधि है जिसके द्वारा हम किसी नली के माध्यम से जल को ऊपर तक पहुंचाते हैं या नीचे उतारते हैं। मतलब जल या द्रव के ऊपर चढ़ाने या नीचे उतारने की क्रिया को हम केशिकत्व कहते हैं। जिसका माध्यम लिया जाता है उसे हम केश नली कहते हैं। याद रहेगा। अब आइए कुछ चीज़ें जैसे महत्वपूर्ण हैं। हम कपड़े धोते हैं, क्या करते हैं? कपड़ा धोते हैं। अब कपड़े में जो मैल होता है इसकी सफाई बहुत जल्दी कैसे हो जाती है? होता है दरअसल जब हम कोई भी जल ले, ठीक, उसमें साबुन या निरमा पाउडर घरों में यूज करते हैं।
ठीक, जब किसी जल में साबुन या निरमा को डाल दिया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। याद रहेगा, पृष्ठ तनाव घट जाता है या गिर जाता है। इस बदौलत क्या होता है, जो जल होता है उस कपड़े के एक एक कण में विलीन हो जाता है। इससे क्या होता है, जो मैल होता है वो निकल जाता है और अंत में जाके कपड़ा साफ हो जाता है। याद रहेगा, कपड़े की सफाई में क्या होता है, जब किसी जल में साबुन या निरमे को डाल दिया जाता है तो उस जल का जो पृष्ठ तनाव होता है कम हो जाता है। यही चीज़ एक दो जगह और लागू होती है, जैसे मिट्टी का तेल जल में डाल दिया जाए। क्या कर दिया जाए, मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल या जल में डाल दिया जाए तो जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। याद रहेगा, जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यही कारण है कि जैसे हम देखते हैं नगर पालिका वगैरह में, जहाँ पर जल अत्यधिक मात्रा में एकत्रित होता है बरसात के समय या फिर जब डेंगू मलेरिया मतलब मच्छरों का सीजन आता है, तो अब उसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी का तेल डाल देते हैं। इससे क्या होता है, उसके जो लार्वा होते हैं, मच्छरों के लार्वा, ठीक, ये मच्छर अंडों को कहाँ देते हैं, ये जल के ऊपर सतह पर देते हैं। और जब मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो लार्वा क्या करते हैं, जल में डूब जाते हैं। क्या होते हैं, जल में डूब जाते हैं और इस बदौलत उनकी जो संख्या होती है कम पड़ जाती है। याद रहेगा कि लार्वा जल में क्यों डूब जाते हैं, क्योंकि मिट्टी का जो तेल होता है ये जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। और जहाँ पृष्ठ तनाव कम हुआ, इसका तात्पर्य हो गया कि उसका घनत्व भी क्या कम हो गया, कम हो गया। ठीक, और जब इसका घनत्व कम हो गया, लार्वा का घनत्व अधिक हुआ, ऐसे में क्या होगा, कोई भी चीज़ जल में आसानी से डूब जाएगी। यहीं पर एक चीज़ और आती है कि जब हम गर्म सूप पीते हैं, क्या करते हैं, गर्म सूप पीते हैं, गर्म सूप पीते हैं। अब सूप में क्या क्या आता है, जैसे चाय हो गई, भाई चाय मतलब ऐसे द्रव चीज़ें जिनसे हमें कुछ स्वाद मिले या अच्छा लगे, ठीक है। चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, या फिर टमाटर का कई बार लोग सूप पीते हैं, लौकी का सूप पीते हैं, दूध हो गया। ऐसी चीज़ें जो होती हैं हमें स्वाद क्यों देती हैं, सबसे बड़ा कारण होता है इनका जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है, कम होता है। याद रहेगा, गर्म सूप हमने अभी आपको बताया था, जब किसी द्रव को गर्म कर देते हैं, ठीक है, तो गर्म करने पर द्रव के किसी भी पदार्थ को या किसी भी द्रव को गर्म करने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। कम हो जाता है। याद रहेगा, द्रव को गर्म करने पर उसका पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और यही कारण है कि जब हम कोई सूप पीते हैं, कोई भी सूप पीते हैं, सूप पछोड़ने वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है जैसे चाय है, कॉफ़ी हो गया, टमाटर का सूप हो गया, लौकी का सूप हो गया, करेले का सूप या जूस मान लो, ठीक है, सूप या जूस पीते हैं या दूध मान लो, हमें इनमें स्वाद प्रतीत होता है, ये स्वादिष्ट लगते हैं। कैसे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं। क्यों, क्योंकि ये फैल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जबकि पृष्ठ तनाव क्या करता है, फैली हुई वस्तु को सिकोड़ देता है, ठीक, या आकर्षण, उनके कणों को आकर्षित करके एक गोलाकार रूप में आधारित कर देता है। मान लो कि ये एक वर्षा की बूंद है, अब देखो ये इसे कितना पृष्ठ तनाव लेना चाहिए था, भाई ये यहाँ भी आना चाहिए था, यहाँ भी आना चाहिए, लेकिन ये कितना रहा है, मात्र इतना पृष्ठ तनाव ले रहा है, इतनी जगह ले रहा है, इतनी क्षेत्र ले रहा है। अब ऐसे में अगर हम कोई चीज़ पिएंगे, अगर वो इतने पर रहेगा तो हमें स्वाद नहीं लगेगा। भाई चाय पीते हैं, वो पूरी जवान में फैल जाती है, इससे क्या होता है, हमें उसका स्वाद पता चलता है कि कैसा उसका स्वाद है, ठीक। अब यही चीज़ होता है कि एक टॉपिक है कि जब समुद्र में लहरें उत्पन्न होने लगती हैं तीव्र गति से, ठीक, या तूफान आने की संभावनाएं होती हैं, तो जहाँ तक हो सकता है समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए मिट्टी के तेल को छिड़क दिया जाता है। याद रहेगा, समुद्री लहरों को शांत करने के लिए मिट्टी का तेल, कौन सा तेल, मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता है। कारण क्या है, मिट्टी का जो तेल होता है ये पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है,
कम कर देता है, पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। ठीक, अब इससे देखो एकीकृत होके इस प्रकार से जब लहरें फैलती है ना, लेकिन जब मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो ये जो इस प्रकार से हो रही थी ये सीधे ऐसे हो जाएंगी, नॉर्मल में आ जाएंगी, और इनका जो बहाव होगा या जो लहरें तीव्र गति से उठ रही थी ये क्या हो जाएंगी, शून्यता में चली जाएंगी और धीरे धीरे होकर लास्ट में मृत प्राय हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि कोई भी वस्तु आसानी से या कोई भी जहाज आसानी से क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आराम से आ जा सकता है। कारण क्या है कि पृष्ठ तनाव अब क्या हो गया, जो लहरें थी पृष्ठ तनाव इनका कम हो गया, परंतु इतना डाला जाता है कि जो घनत्व होता है उस पर तैर रही वस्तु की अपेक्षा न्यून रहे, मतलब घनत्व उससे कम ना हो जाए जिससे कि वो डूब जाए। ये याद रखना, यहाँ पर घनत्व का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। एक चीज़ और है जो बहुत ही पूछा जाता है, ठीक, वो है कि हम दाढ़ी बनाते हुए नाई को देखते हैं, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, एक ब्रश, शेविंग ब्रश, याद रहेगा, शेविंग ब्रश। हम इसकी बात करते हैं, जब पानी में देखो डालते हैं तो वो क्या करता है कि फैल जाता है और निकालते ही मतलब वो चिपट जाता है, निकालते ही वो चिपट जाता है। इसका कारण क्या है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, पृष्ठ तनाव। क्या कारण है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, जब हम ब्रश को नीचे पानी में डालते हैं या द्रव किसी भी द्रव में डालते हैं तो वो फैल जाता है, और जब बाहर निकालते हैं तो उसके अणु जो होते हैं क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और उसे चपटापन दे देते हैं। सब यही कारण है कि शेविंग वाला जो शेविंग ब्रश होता है, नाई जिस ब्रश का उपयोग करता है, दाढ़ी जब जल से बाहर निकालता है तो आपस में चिपट जाता है। सिर्फ यही नहीं, जो कलर ब्रश होता है जिससे हम रंगाई करते हैं, किसी भी प्रकार के ब्रश को ले लो, हम जब उसे किसी भी द्रव से बाहर निकालेंगे तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, वो चिपक जाता है। याद रहेगा, ये अभी तक जितने भी हमने आपको पॉइंट बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे, और ये पूरा का पूरा आपको चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।